अपने बीच में खेतपाल चारण जो 79 रैंक से सेलेक्ट हुए अभी आरजेएस के इस एग्ज़ाम के अंदर। आरजेएस में चयन होने से पहले ये ऑलरेडी लॉ ऑफिसर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में वो लगे हुए हैं। खेतपाल ने LLB 2018 सर 2018 में दिल्ली से कंप्लीट की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद जो है पहला ही इनका वो अटेम्प्ट था JLO के लिए, जो एग्ज़ाम था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, और इसमें वो 5th रैंक से खेतपाल है वो सेलेक्ट हुए थे। और उसके बाद कंटिन्यूस आरजेएस के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। 2019 का मेंस भी लिखा था खेतपाल ने, बट समय कम मिला, नौकरी नई स्टार्ट हुई थी तो अपना 100% नहीं दे पाए। और इस बार वक्त भी खूब मिला है वो, और तब तक अनुभव भी आ चुका था एक मेन एग्ज़ाम पहले लिखने का। तो अच्छी मेंस में भी अच्छा स्कोर किया और इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले। कितने मिले इंटरव्यू में? 26 सर। 35 में से 26 लगभग जो टॉप स्टूडेंट्स को मिले हैं उनके इक्वल है वो मार्क्स प्राप्त हुए खेतपाल को। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इस आरजेएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इस सफलता को वो अर्जित करने के लिए, जब से दिल्ली से लॉ करके आए हैं खेतपाल कंटिन्यूस अपना जो कोचिंग जोधपुर में था एडवांस्ड लॉ क्लासेस नाम से, वहाँ से वो जुड़े हुए थे। और जब मैंने रिज़ाइन देके आरजेएस से और जयपुर में कोचिंग स्टार्ट किया तो उस टाइम फैकल्टी के रूप में भी कार्य किया कोचिंग में अपने, एज वेल एज स्टूडेंट भी। जब मैं जाता था तब स्टूडेंट बन जाते थे, और मेरी एब्सेंट में फैकल्टी के रूप में सौभाग्य सिंह जी पहले देखते थे कोचिंग का काम। उनका 35 की जो वैकेंसी थी उसमें सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद जो वहाँ फैकल्टी को लेकर समस्या आ रही थी तो उसमें कोचिंग को कोऑपरेट भी किया खेतपाल ने। और क्लास में ही नहीं, स्टूडेंट्स को अदरवाइज़ भी डिस्कॉम का ऑफिस भी है वो नज़दीक ही था अपने कोचिंग से, 1.5 किलोमीटर रेंज में, जो ओल्ड कैंपस है उसके जस्ट सामने है। तो वहाँ स्टूडेंट्स है वो जाते रहते थे इनके पास, तो वहाँ बैठ के भी है वो ग्रुप डिस्कशन वगैरह में भी अच्छा है वो गाइड करते थे। और उस कड़ी मेहनत, लगातार प्रयास और भगवती के आशीर्वाद का है वो परिणाम है कि इस टफ कंपटीशन के दौर में इन्होंने बहुत अच्छी रैंक से है वो सफलता है वो अर्जित की, और अल्टीमेटली राजस्थान न्यायिक सेवा के है वो सदस्य बने। पुनः इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस सफलता को अर्जित करने के उपलक्ष्य में खेतपाल के लिए एक छोटा सा सम्मान और स्वागत का है वो कार्यक्रम रखा है केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स आगामी भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट भी है वो किया जा सके, और इनकी जो सफलता यात्रा थी है वो JLO से लेके और अल्टीमेट जो गोल था इनका जुडिशियल ऑफिसर, तो इसको प्राप्त करने में इनका जो अनुभव है परीक्षा को क्रैक करने का वो आपसे वो शेयर भी करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का स्टेज था, चाहे मेंस का स्टेज था, और चाहे वो इंटरव्यू का फेज था। यस, खेतपाल स्टेज पे आए। मालाएं और होगी ना? अच्छा, इधर ठीक है। यस, इस सफलता के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं माल्यार्पण करके और इस मोमेंट पर जो है वो एक ये गुलदस्ता भी बैठ किया जाए। आप लोगों में से भी कोई वो माला पहना चाहे स्टूडेंट्स में से, स्वप्रेरणा से, स्वेच्छा से वो आए और पहनाएं। यस, और पीछे बैठे हैं जो कोई भी अपनी इच्छा से आके और वो इस खुशी के क्षण को है इस पर 4 चांद है वो लगा सकता है। चंद्रवीर आ जाओ, चंद्रवीर, योगेंद्र, रविराज और भी सुभाष, जो भी बैठे इनमें से कोई भी आना चाहे, सबके लिए ओपन है।
सफलता का ये क्रम जो है वो निरंतर जारी रहे, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड है। ये कैंडिडेट जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, इन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब आगामी जो आपके कंधों पर भार है अगले परीक्षा के अंदर अच्छे परिणाम का, तो उस पर आप कितना खरे उतरते हो, कितनी मेहनत करते हो, ये नेक्स्ट 1 ईयर है वो आज से लेके और 1 ईयर है वो डिसाइड करेगा। तो आपको बहुत है वो अच्छी मेहनत है वो करनी है और अपनी मंजिल है वो प्राप्त करनी है। यस, अब मैं खेतपाल को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको एक मोटिवेशन के रूप में है वो कुछ गुरु मंत्र है वो दें और इनकी जो सफलता की यात्रा थी उसका अनुभव भी आप लोगों के साथ है वो शेयर करें। यस खेतपाल। सबसे पहले सर मुझे लास्ट ईयर का जोधपुर कोचिंग का उस सीन याद आ रहा है कि जब हमने फंक्शन दिग्विजय जी के लिए, हिमानी मैम के लिए ऑर्गेनाइज किया था। सो आप ही की तरह मेरे भी उस टाइम यही थॉट्स थे कि नंबर आएगा या नहीं आएगा। देयर इज़ नो सच ऐसा कि किसी को पहले से लग जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं केडी सर को सोशल मीडिया पे, मैं जब लॉ स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मेरे पास सर के कहीं से नंबर आए थे, तो व्हाट्सअप से बात हुई। फिर सर यहाँ को एक उस तरफ आपका कोचिंग सेंटर था, LLB कंप्लीट करके मैं वहाँ भास्कर चौराहे पे सर यहाँ जयपुर में भी इधर टोंक फाटक पे सबसे पहले LLB ग्रेजुएट होते ही मैं सर के पास आया और आप देखिए मेरे LLB का रिजल्ट आया था 10 अगस्त को और मेरा JLO का रिजल्ट 7 अगस्त को आ गया था। तो 3-day period to my LLB I was a JLO and that was all due to KD sir. He provided me such MCQs sort of. अदर सब्जेक्ट्स मेरे बेस्ट थे जिसमें मुझे हेल्प मिली कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, डिस्कॉम में ये भी आता है। बट जो लॉ था एज यूजुअल, जैसा आप सब लॉ ग्रेजुएट है आपको भी पता है कि फुल्ली प्रिपेयर कोई नहीं करता कॉलेज टाइम में कि फर्स्ट टू लास्ट सेक्शन किसी ने कंप्लीट किया हो। तो सर ने MCQs के सेट्स प्रोवाइड करवाए थे और उनको सिंगल सॉल्विंग करवाने से, और ऑलवेज सर के MCQs तो सेवर रहते ही रहते हैं। अभी भी जॉब में था, इतना टाइम नहीं मिलता है रेगुलर कोचिंग लेने जितना। तो सर ने इस बार ये था कि सर ने बोला कि इस बार फिर से लगो तैयारी में, एंड आई ऑलमोस्ट गेव अप बिकॉज पॉसिबल नहीं होता। आप जॉब में जैसे जैसे सीनियर होते जाते हो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं पाते, प्रोबेशन खत्म हो चुका था। तो सर ने बोला नहीं, गिव इट ए ट्राई, इस बार मैंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है तो, और ये आप लोगों के लिए किया है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और मुझे प्री के बैच में ऐड किया टेस्ट सीरीज के। और फिर यही फियर लगता था कि इसी एक्चुअल कंपटीशन तो आप लोगों से होता है कि जो बच्चे जयपुर में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं इतना कम्पीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सर की टेस्ट सीरीज में रैंकिंग का सिस्टम होता है, तो मैं उसमें लास्ट के 1 मंथ में सर ने वो सारे टेस्ट पहले हर एक स्लॉट में आते थे कि एक क्लास अटेंड होती है, फिर वीकेंड में टेस्ट होते थे। लास्ट में 1 महीने के लिए सारे टेस्ट सीरीज खोल दी थी। सो आई सॉल्व्ड एज मच एज क्वेश्चंस आई कैन, एंड जब उसका सर ने रिजल्ट निकाला तो मेरी टॉप 15 के आसपास रैंक आ गई। सो आई गॉट अ कॉन्फिडेंस कि अब अपना प्री तो हो जाएगा। प्री में भी मेरे 85 मार्क्स के अराउंड आ गए थे, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि भाई अपना डेफिनेटली हो जाएगा। और ये आप लोग भी कोशिश करें कि सॉल्व एज मच एज MCQ एज यू कैन। लॉ में नए क्वेश्चन बनने की संभावनाएं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है। जीके तो कैप्टन चेंज है, आपने 10-5 हज़ार क्वेश्चन मिला लिए तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और सॉल्व करते हुए जो मेरी एक स्पेशल जो मैंने उसमें टेक्निक यूज की थी वो भी आप करें कि 4 ऑप्शन होते हैं। जब आपको एक का आंसर पता होता है तो ट्राई टू फोकस कि जो 3 और हैं वो किससे रिलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने से अपने 4 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। ऐसे आप करके यदि 4 क्वेश्चन भी 4000 क्वेश्चन करोगे तो 20,000 क्वेश्चन के आसपास तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी। तो सारे केस लॉज भी है ना, तो अपन को ये तो पता है कि ये इसका आंसर है, पर बाकी 3 भी तो लॉ से संबंधित होंगे। तो कोशिश करें जब आपके आस में रिसोर्सेज है, बुक्स है, तो उनको भी आप रिलेट कर ले, तो आप में उसमें मेंस में प्री में आपके सवाल गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। सेकंड थिंग है तो पेपर को अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट टाइम जब हमने प्री दिया था तो आता अच्छे से था, प्रिपेयर बहुत अच्छे से किया था, बट नोट नहीं पढ़ पाते कि नोट कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और कहाँ नोट नहीं लगा हुआ है, वो इसी पे डील करते हैं। नॉट एसेंशियल, नॉट रिक्वायर्ड। इवन लास्ट टाइम में मैं बता रहा हूँ कि आई वाज खूब सारे एग्जाम्स देने का मैंने और भी बीच में प्रोटेक्शन ऑफिसर दिया था, लॉ से रिलेटेड एग्जाम देता रहता था। सो आई हैव फुल एक्सपीरियंस एंड आई वाज अवेयर
फिर भी ऐसी मिस्टेक्स इस टाइम में भी एक क्वेश्चन की हो गई, ऐसा आप अनएविटेबल हो जाता है। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि उसको 2 बार पढ़े, बहुत इजी लग रहा है तो अभी 2 बार पढ़े कि ये शायद आपके माइंड से खेल रहा है। इस बार प्री का पेपर कुछ ऐसा ही था सर। और दूसरा कि छोड़ना कुछ नहीं, इस बार चैप्टर 1 और चैप्टर जो लास्ट जो सेविंग क्लॉज होते हैं और इंटरप्रिटेशन क्लॉज होते हैं, उन्हीं से 10-20 क्वेश्चन थे और वही काफी डिफरेंस लाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जबकि अपनी आदत हो रखी है कि सेविंग क्लॉज तक तो शायद ही कोई पढ़ता है, लास्ट वाला जो हो जाता है उसमें आदमी थक सा जाता है, उसको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। छोड़ें कुछ नहीं, माइनस पे अच्छे से फोकस करें। मेजर तो लंबे चौड़े होते हैं, धीरे धीरे कमांड आएगी, ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने पढ़ा है। हमारे साथ भी आज भी यही होगा कि सीआरपीसी पूरी कंप्लीट करके सीपीसी पूरी पढ़ के टीपीए पढ़ूंगा तो सीआरपीसी से कुछ प्रोविजन मिस होंगे, बट आपको धीरे धीरे एग्जाम्स के पेपर देख देख कर आपको लगना लग जाएगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। उन चीजों पे अपन को फोकस करना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, जो सर का मटेरियल क्वेश्चन है। तो ये तो अभी प्रीलिम्स का हो गया। अब आपका कोई प्रीलिम्स से रिलेटेड हो क्वेश्चन तो आप बताइए। दूसरा ये बताना चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम या जिसका एक लैंग्वेज सबकी वीक होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों ही लैंग्वेज में अच्छे होते हैं, और वो ऐसे कुछ है तो वो टाइम पे ट्रांसलेटर या राजभाषा अधिकारी टाइप बन चुके होते हैं, जिनकी हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत अच्छी हो। तो दैट इज नॉट द केस विद अस कि आइदर हिंदी अच्छी होगी या इंग्लिश अच्छी होगी। तो उसको अभी जैसे नोटिफिकेशन नहीं आ रखा है, एक रात को 100 पर्यायवाची पढ़ लेंगे तो वो याद नहीं होने, ठीक है, जो लोग लास्ट टाइम में करते हैं कि हिंदी उठा ली। अब आप पढ़ रहे हो, आपके सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है कि मैंने हिंदी पढ़ी है, नहीं हो रहा, डेली बेसिस पे अभी से उसको करें। आज आप विलोम शब्द देखोगे, संधि का एक पार्ट आज देखोगे, डेफिनेटली दैट विल हेल्प। मुझे लास्ट ईयर हिंदी में 15 में से 4 नंबर मिले थे और इस बार 14 नंबर मिले, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि भाई हिंदी नहीं आती। तो कम से कम अपने टाइमली ये देखो कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है और उस पर काम करना शुरू करो। आपका कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम है, आप बता दीजिए कि जिसपे ऐसे सर के आगे मुझे नहीं लगता कि आई हैव एनी बेटर नॉलेज एनीथिंग स्टिल, बट इफ यू हैव एनी, बिकॉज एज अ सीनियर, एज अ फ्रेंड विच यू मे वांट टू आस्क, यू मे आस्क। नो? When you get the confidence at least that you will clear the prelims. Some people, I have some friends, those who have tried very hard for the mains in very much advance. So अभी ये टाइम है, अब आप दोनों ही, see in my humble opinion, प्रिपरेशन तो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की साथ करो। देयर आर वेरी गुड पर्सन, इन मेरी नज़र में काफ़ी इंटेलिजेंट और सिंसियर लोग थे जिनके मेंस में काफ़ी अच्छे भी नंबर थे, बट आपको तीनों ही चीज़ें, क्योंकि 1-2 महीने में कोई चीज़ बदलती नहीं, आधारभूत परिवर्तन नहीं आता। तो सर का जैसा था ना कि अब ये डिस्कशन बताया था जैसे सर ने अभी, तो आप अपने सर्कल में किसी को लॉ बताते हो, बोलते हो, तो आपको इंटरव्यू में भी तो बोलना होगा। लिखना तो आपने सीख लिया, एमसीक्यू करना सीख लिया, बट आपसे कोई पूछ लेगा अभी कि साहब आर्टिकल 356 बताओ, तो बोलना भी तो उतना ही स्पष्ट आना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप 1-2 साल किसी को सुनाए हुए हुआ होगा, तब उस दिन ऑल ऑफ सडन नहीं हो पाएगा आपसे, या 1-2 मॉक देने से भी नहीं हो पाएगा। आइडिया तो लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आप परिवर्तन कैसे लाओगे? तो जो प्रिपरेशन के साथ अभी भी क्लासरूम में डे 1 से तीनों की तैयारी साथ की जाए तो बेस्ट अप्रोच रहेगी, और उसमें आपकी ऐसे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि प्री में भी अच्छे आएंगे तो आप लोगों से एक्स्ट्रा एज में रहोगे, मेंस में भी अच्छे आएंगे तो इंटरव्यू ऊपर नीचे भी हो गया तो अभी 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप 100% सिलेक्शन होना चाहते हो तो तीनों की डे फर्स्ट से तैयारी करो, और ये सोचते हुए कि भाई मेरा डेफिनेटली हो जाएगा, मैं तो इंटरव्यू तक पहुंच रहा हूं और मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी। आप ओवरनाइट जीके प्रिपेयर नहीं कर सकते, 365 दिन सिर्फ लॉ मत पढ़ो, थोड़ा सा आप अपने मूड चेंज के लिए कुछ अच्छा सा पढ़ लिया जो आपको ऐसे में लिखने के लिए हेल्पफुल हो। नई स्टोरी, जो डेवलपिंग कंट्री के रिगार्डिंग कोई स्टोरी मिल गई, लीगल में कुछ नया डेवलपमेंट हुआ उसकी स्टोरी मिली है, या एक कोई रीडिंग जजमेंट है वो भी आज आपने पढ़ लिया। अब एज यूजुअल क्या करते हैं कि लास्ट के दिन 60-70 जजमेंट पढ़ेंगे, वो नहीं याद होते। तो थोड़ा कोशिश करो डे टू डे बेसिस पे, ताकि आपको बर्डनसम भी नहीं लगे और लास्ट दिन के लिए आपके लिए ज्यादा अकोमोडेशन भी नहीं हो जाए काम का कि बहुत सारा काम बाकी रह गया। मेंस के लिए था, मेंस मेरा पिछली बार खराब गया था और थोड़ा विश्वास भी उठ गया था कि होगा नहीं होगा। मेरा क्रिमिनल का पेपर ही क्लियर नहीं हुआ था लास्ट टाइम, वो शायद हो जाता तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाता, बट हुआ नहीं। और नो रीजन मुझे आज भी नहीं पता, मुझे तो यही लगता था शुरू से मेरा क्रिमिनल अच्छा है, ठीक है, वो होता है। इस बार भी मुझे लगा था मेरा क्रिमिनल अच्छा है, तो वो आपको पता नहीं होता कि उसका एक्चुअल आंसर आज भी नहीं पता क्या है। तो मेंस के लिए सर ने इस बार वो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दिखाई थी,
तो राइटिंग ज़्यादा मेरी अच्छी नहीं है, लिखने भी कभी, क्योंकि वो ये सब चीज़ें क्या है लाइफ लॉन्ग की काम आती है आपके, पहले से आपने कितना अच्छी स्कूलिंग में कितनी अच्छी मेहनत कर रखी है, तो कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है जो चेंज की जा सके ओवरनाइट। सो आई इम्प्रूव्ड अलॉट, बट वो एक सर्टेन डिग्री तक ही चेंज हो सकती है, आप नई स्क्रिप्ट से नहीं लिख सकते, तो वो इशूज थे। तो सर ने इस बार जो मैं राइटिंग करवाई थी उसमें बुलेट पॉइंट्स फॉर्मूला दे रहे, इवन डिग्री तक की डेफिनेशन मुझे ऐसे कैसे याद नहीं थी, मैंने तो उसको बुलेट फॉर्म में ही लिखा। और वो आई थिंक 3 में से 3 नंबर नहीं चाहिए अपन को हर एक के अंदर। आप लिख रहे हो, आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर इतना भी हर पेपर में मिल गया तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो डोंट परफेक्शन के पीछे मत भागो, यदि कोई डेफिनेशन बाय हार्ट नहीं हो रही ना तो घबराना नहीं, कोई बात नहीं, जिस तो याद हुआ, कीवर्ड्स याद हो गए, उसके जो कीवर्ड्स हैं जो यूज होने चाहिए उनको अंडरलाइन करते हुए वो याद करो, बाकी अपने लैंग्वेज में एज मच एज यू कैन बेटर है। जिससे हो गया वो ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊं, बहुत अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगी, पर नहीं हो रहा है वो हताश नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। अब बुलेट पॉइंट्स में लिखो, मैंने मेरे पूरे आंसर, बस पेपर अटेंड हो जाना चाहिए। इस बार मेरा ये सिलेक्शन का यदि रीजन यही रहा कि सर की जो आंसर की जो मेंस के जो बुकलेट्स देते हैं सर, और वो मिला ही, और लास्ट टाइम में टाइम कम होता तो मैं तो सर के आंसर देख के लिख लिया, मैं गलत लिखूंगा, गलत सीखूंगा, फिर मैं राइट देखूंगा, उससे अच्छा टाइम कम है मैं यही देख के लिख लेता हूँ, और उसको वापस पढ़ के 2 बार रिवाइज कर लिया। तो जो राइटिंग है उसको अभी से आप प्रैक्टिस करोगे, स्पीड नहीं बढ़ती। ऐसे मेरा भी छूट गया, इस बार भी छूट गया, वरना रैंक थोड़ी अच्छी होती। हिंदी में मेरे 21 नंबर ही आए क्योंकि मैं 2 ऐसे ही लिख पाया। तो ये सब चीजें हैं। लास्ट टाइम भी मैंने 19 नंबर थे, तब सोचा था बहुत ज्यादा लिखूंगा, बट इतना टाइम नहीं होता। मैं रेगुलर सर्विस में भी था और अदर कमिटमेंट्स भी होते हैं लाइफ में, तो आप सब चीजें दरकिनार नहीं कर सकते। और ज्यादा ऐसा भी नहीं होता लाइफ में सारे स्टेक्स इसको भी नहीं देने होते, वरना आप हताश हो जाओगे। अगले अटेम्प्ट से पहले एकदम ऐसे संभावना है, बैलेंस रखो लाइफ में, और प्रिपरेशन है। और जिनको ऐसा है कि भाई नौकरी पाने की सख्त आवश्यकता ही है मुझे जीवन में, तो आप जेएलओ देते रहे, एपीपी देते रहे, जो भी दूसरा आता है कॉन्फिडेंस देता है। मुझे इंटरव्यू में नंबर मिलने का ये भी एक रीजन था कि मैं जूनियर लीगल ऑफिसर लगा हुआ था। तो मैं इंटरव्यू में जब एंटर होने से पहले अपने आप को यही आश्वासन दिया था कि आज 25 तारीख है, 1 तारीख को अपने सैलरी आ जाएगी, अगले साल अपना प्रमोशन हो जाएगा, यू नीड नॉट टू वरी। बड़ा चीज है, काफी लोग नर्वस हो जाते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, एज होती जाती है, आप 2-2, 3-3 साल से अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, पॉसिबल नहीं है ना। हार्डवर्क इज नॉट ओनली की, लास्ट में ब्लेसिंग्स भी चाहिए होती है, सर ने जैसे अभी बताया, तो थोड़ा है। तो इसलिए आप दूसरे एग्जाम्स भी देते हैं, दैट विल आल्सो हेल्प यू एट द एंड ऑफ डे, जो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज देंगे। इंटरव्यू में 10 मिनट मुझे मेरी जॉब प्रोफाइल से पूछे गए, तो उसमें भी मुझे हेल्प मिल गया, तो मुझे वो 10 मिनट, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस का हेल्प मिलेगा, दूसरे एग्जाम्स भी देते रहे, एंड रेस्ट ऑल द बेस्ट। यस, तो खेतपाल ने जिस तरीके से ब्रीफ किया अपना सक्सेस की, और आपको कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट बातें बताई जो आपके लिए यूज़फुल है, वो हो सकती है। और भी इसके अलावा भी खेतपाल से आप किसी को कंसल्ट करना है क्या है, तो पर्सनल नंबर भी इनके मिल जाएंगे, आप वो बात कर सकते हो कभी भी। अभी 2-3 महीने तक फ्री है, जब तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो जाती इनकी, तो हेल्प है वो करते रहेंगे आप वो लोगों को। और इस संस्थान की तरफ से खेतपाल को अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एंड दैट सर वन थिंग ना, आई वांट टू से दैट कि आप अभी भी अपनी तैयारी आइसोलेशन में मत करें। आपके कोई फ्रेंड, आप दोस्त कर रहे हो, किसी को हेल्प चाहिए ना, ऐसा मत सोचो कि कोई आपसे आगे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ऑलवेज जो टीचर हो, आप किसी को समझा रहे हो तो आप ऑलवेज गेन में रहोगे। बीकर्स यानी कि सबके बी, यहाँ कंपटीशन हाईली करने की जरूरत नहीं है क्लास के अंदर। जितना आप समझेंगे समझाएंगे लोगों को, उतना आप बोर भी नहीं होंगे, आपको ही हेल्पफुल मिलेगा, इंटरव्यू तक हेल्पफुल रहेगा। ये बात ठीक है, और मैं एग्री भी करता हूँ। जब हम आरजेएस का पहला इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे उनको ही मैं सीपीसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी वगैरह बता रहा था। तो मुझे तो ये बेनिफिट हो रहा था कि बार बार बोलने से मुझे और ज़्यादा पकड़ है वो मजबूत हो रही थी। तो 1-2 हमारे वो साथी ऐसे भी थे नकारात्मक भाव वाले, वो इस तरीके की मानसिकता की कोई इंपॉर्टेंट बात है तो डिस्क्लोज नहीं की जाए, नहीं है वो बताई जाए। मैं उस बात के फेवर में नहीं हूँ। और जब रिजल्ट आया था तब वो जितने भी लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे थे उनसे मेरे ज़्यादा नंबर थे। तो ऐसा है वो नहीं है कि आपने कुछ बता दिया या आपने वो इम्पोर्टेंट केस लॉ डिस्कस कर दिया, कोई प्रोविज़न डिस्कस कर दिया, तो उसको वो तो पढ़ा है, उसके पास बैरेट में लिखा हुआ है, यदि माइंड है ना उसके पास, वो आपके बिना बताए भी उसको ग्रहण कर लेगा। और यदि माइंड नहीं है तो आप 10 बार भी बता दोगे तो भी अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है कि साहब मैंने ये बात बता दी,
तो शायद ये परीक्षा में मुझे कम्पीट कर जाएगा, मेरे से आगे निकल जाएगा, ये भावना है वो अंदर नहीं लानी है। आप जितनी बार ज़्यादा बोलोगे आपकी पकड़ मजबूत होगी, बताने वाले की पकड़ मजबूत होगी और वो प्री मेंस इंटरव्यू सब स्टेज पे वो अच्छा स्कोर करेगा। तो ये इस तरीके से सफलता की है वो यात्रा है वो रही है, जैसा आपके साथ है वो अनुभव है वो शेयर किया है। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अभी यंग उम्र में ये न्यायिक अधिकारी बने हैं तो हाईकोर्ट जज तक है वो एलिवेशन इनका है वो हो सकता है। माँ करनी की कृपा से और ईश्वरी कृपा से ये अपना जो है उच्चतम इनके पदोन्नति के माध्यम से और एलिवेशन के माध्यम से उच्चतम पद है वो हासिल करें, ये मेरी शुभकामनाएं।